कि वी आर डिस्कसिंग मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन। 2D मतलब क्या है? प्लेनर मोशन। 2 डायमेंशन कौन सी होती हैं? कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायमेंशन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस यानी 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस। इंडिपेंडेंट से मतलब एक और भी है, अगर किसी बच्चे को डॉट प्रोडक्ट वाला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन याद हो, तो हम बोल रहे थे कि एक गिवन एक्सिस का दूसरे एक्सिस पे प्रोजेक्शन 0 होना चाहिए। 0 होगा तभी तो वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि आई डोंट रिक्वायर दिस एक्सिस टू रिप्रेजेंट एनी डायमेंशन ऑन दिस परपेंडिकुलर एक्सिस। जो इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे पैरामीटर्स हैं वो इस वाले एक्सिस से इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ऐसी 2 एक्सिस का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर ऐसे 2 एक्सिस प्रेजेंट है परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आई कैन से इट कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन 2D, और इन अदर टर्म्स वी कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लेनर मोशन, कि हमें एक प्लेन की रिक्वायरमेंट है। अब देखो आपको 2 बच्चे दिख रहे होंगे ये फुटबॉल खेलते हुए, थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहे, बट इनको देखो। अब इन इस पूरे के पूरे सिनेरियो को, इस पूरे के पूरे मोशन ऑफ दिस बॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 2 एक्सिस। एक एक्स एक्सिस है जी, एक वाई एक्सिस है। इन दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस का रिक्वायरमेंट रहेगा टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ दिस बॉल। मान लो ये बॉल ऐसे जा रही है, तो इस मोशन, इस पाथ के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब वो कोई भी वैल्यू हो सकती है भाई, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग हो रही है एक्स एक्सिस पे, और सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी रहेंगी रीडिंग्स 1 2 3। तो अब टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट, मान लो मैं ये पॉइंट लेता हूँ एक्स के 3 जस्ट ऊपर, और इसको मान लेता हूँ कि 1 पे है वाई में, तो जब एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 1 रहेगी। ऐसे ही 4 पे भी कुछ होगा पॉइंट, 4 पे ये भी मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 है। तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक पॉइंट मोशन को, तो एटलीस्ट यू नीड 2 कोऑर्डिनेट्स, या यू रिक्वायर 2 एक्सिस। आपको 2 एक्सिस की जरूरत है ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी को मैं बोलता हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेनर मोशन या 2D मोशन। अब प्लेनर मोशन का मतलब क्या हुआ कि देखो, इस प्लेनर मोशन से मुझे ये भी पता चल रहा है कि 2 एक्सिस हैं जिनकी मेरे को जरूरत है। ठीक है, अब प्लेन कौन सा है जी? प्लेन एक्स वाई प्लेन। ये जो ग्रीन कलर का जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन को मैं बोलूंगा एक्स वाई प्लेन, इन दोनों एक्सिस के शेडिंग से। तो ये सारा का सारा जो खेल है वो इस प्लेन में हो रहा है, जो ग्रीन कलर से मैंने इसमें कलर फिल कर दिया, और यही है वो प्लेन। इस प्लेन में मोशन हो रहा है, इसलिए बोलते हैं प्लेनर मोशन। और 2 एक्सिस रिक्वायर्ड है, इसलिए 2D मोशन बोलते हैं। ऐसे 3 एक्सिस रिक्वायर होंगे तो उसमें 3D मोशन हो जाएगा, या उसको जनरल मोशन बोल देते हैं। 3 एक्सिस कैसे हो सकते हैं? जब 3D स्पेस में बात हो रही हो। यहाँ 2D प्लेन में हो रहा है, वहां 3D स्पेस में होगा। स्पेस कैसे बनेगा? ये वाई एक्सिस हो गया जी, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इनके परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस हो गया। तो वहां पे तीनों एक्सिस रिक्वायर्ड होंगी, इसी को बोलेंगे 3D मोशन, या फिर 3D स्पेस में जो भी मोशन हो रहा है उसको जनरल मोशन भी बोल सकते हैं। तो अब दो दो में है तो इसको बोलते हैं प्लेनर मोशन। अब प्लेनर मोशन का एक सब टाइप होगा, प्लेनर मोशन का यानी 2D मोशन का एक सब टाइप है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल में आप देखो, आपको एक शब्द नजर आ रहा होगा, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? देखा है किसी ने प्रोजेक्टर? लैब में, क्लास में देखा होगा कि ऐसे यस करके सर। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप यस का होता सर। है जहाँ पे कोई इमेज रहेगी। ठीक है, ये भाई साहब थे, इनकी इमेज इसने प्रोजेक्ट कर दी आगे स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे हमें बड़े होके दिख गए वही भाई साहब जो इमेज थी। अब ये इसका प्रतिबिंब, यानी इसकी इमेज ऐसे प्रोजेक्ट हुई, आपने उसको थ्रो कर दिया इमेज को। तो ये यहां से शब्द देखो, आपको याद रहेगा कि प्रोजेक्टाइल। अब हमें ये समझ आता है कि हम कोई ना कुछ चीज तो फेंकने वाले हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो आप एक नीचे बॉल दी गई है, इसको इमेजिन करो कि ये बॉल है जिसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। इस बॉल को हम फेंकेंगे, और कैसे फेंकेंगे? कुछ वेलोसिटी से फेंकेंगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी, मान लो मैंने बोल दिया कि ये वेलोसिटी है जिससे इस बॉल को हम फेंकने वाले हैं। अब वेलोसिटी आएगी तो एक डायरेक्शन भी आना जरूरी है, क्योंकि एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आई नीड 2 थिंग्स, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो दोनों अगर मुझे मिल जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ जी, वेलोसिटी यू से फेंक दिया और एट एन एंगल थीटा। अब इसको फेंकने का तरीका कोई भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो। क्या होगा इन दिस केस? ये जो लड़का है ये इसको किक करेगा, इस बॉल को, इसको एक इम्पल्सिव फोर्स दे देगा।
इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? बहुत छोटे समय, बहुत छोटे अंतराल के लिए लगने वाला एक फोर्स। तो फोर्स को फोर्स दिया आपने, आपने इसको एनर्जी दे दी, तो ये क्या करेगी? ये बॉल, दिस बॉल विल ट्राई टू फॉलो अ पाथ, ये बॉल एक पाथ फॉलो करने की कोशिश करेगी, और वो पाथ देखो ऐसे कुछ नजर आएगा आपको, ये बॉल ऐसे जाएगी, ठीक है, एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम हाइट का और फिर जाके ग्राउंड पे गिर जाएगी, ठीक है। तो आपको ऐसा एक पाथ नजर आएगा इस बॉल का, इस पूरे के पूरे पाथ को मुझे स्टडी करना है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे इसकी हाइट ग्राउंड से क्या थी? मैक्सिमम थी, तो इस पॉइंट को बोलेंगे एच मैक्स का पॉइंट, हाइट मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। फाइनली जब ये किसी पॉइंट पे गई वाई डायरेक्शन में, जब इसकी हाइट जीरो हो गई, यानी डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बिकम्स जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में कितना गैप है, किस डायरेक्शन में? एक्स में लोगे तो कितना गैप है? इतना गैप है जी, स्टार्टिंग एक्स डायरेक्शन के अलोंग लोगे तो। और अगर y में लोगे तो हाइट पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो, तो y के अलोंग तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। दिस मींस वी कैन से दैट कि y में डिस्प्लेसमेंट यानी एस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मोशन ऐसा कुछ होगा, आपने इनिशियली इसको वेलोसिटी दी, ये जाएगा 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 मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर जाके नीचे गिर जाएगा। अब इस पाथ को, इस पाथ का एक नाम याद रखोगे, इस पाथ की जो शेप है वो है पैराबोलिक। कौन सा बोलिक? पैराबोलिक, पैराबोल। है ना। कौन सा बोला? पैराबोला। तो ये पैराबोलिक इसका शेप है। तो ये पैराबोलिक शेप आप लोग याद रख लोगे कि बस क्वेश्चन में कभी थ्योरेटिकल पूछ ले, कई बार पूछ भी लेता है बेटा कि व्हाट इज द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको बोलोगे पैराबोलिक पाथ, है ना। अब ये हमें स्टडी करना है, हमें जब हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो हमें इस तरीके के, जैसे यहाँ पे फुटबॉल थी, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स का मोशन स्टडी करना है। यहाँ पे खाली एक बात कॉमन रहेगी जो डिफाइन करेगी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिचुएशन समझ आई ना कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियली कोई वेलोसिटी दी है, फिर उसका जो मोशन होगा पाथ का, उस तरीके का कोई चीज हम स्टडी करना चाह रहे हैं। देखो अब ये हम करते हैं एक ब्लैक स्क्रीन तुम्हारे लिए, नहीं व्हाइट नहीं ब्लैक, हाँ। अब देखो, हमें ये पता है कि एक बॉल है। देखो पहले मैं आपको फ्री फॉल वाला इक्वेशन याद दिलाता हूँ। फ्री फॉल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि दो केसेस थे। पहला था हैमर और फेदर, इन दोनों को मैं देख रहा था दो अलग अलग सिचुएशन में। एक था वैक्यूम और एक था एयर। जब वैक्यूम में फेदर पंख जो था और हैमर, ये दोनों एक साथ गिरे बिल्कुल सीधा सीधा आके, याद है तुम्हें वो चीज? यस सर। और जब एयर में बात हुई थी तो हैमर तो गिर गया पहले, पहले आके गिर गया एकदम से, और ये जो पंख था ये ऐसे लहराता हुआ पूरे आराम से जाके फिर गिरा। तो क्या एक ऐसी चीज, वो कौन सी चीज थी जो इसको डिफाइन कर रही थी, जो इन दोनों में डिफरेंस पैदा कर रही थी? ग्रेविटी तो दोनों के अंदर लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ग्रेविटी तो दोनों के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर ही रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ भी एक्ट कर रहा था, यहाँ भी एक्ट कर रहा था, बट माइनस इसलिए लिया बेटा क्योंकि हम प्लस वाई को पॉजिटिव लेंगे। जो प्लस वाई एक्सिस है वो हमारे लिए पॉजिटिव एक्सिस का काम करेगा, यानी वर्टिकली अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव का काम करेगा। ये हम बाय डिफॉल्ट याद रखेंगे थ्रू आउट कि पॉजिटिव एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अस। तो इसलिए ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, यानी नेगेटिव वाई की तरफ एक्ट कर रही है, इसलिए इसको माइनस जी ले लिया, है ना। अब देखो पहला केस था जब हम वैक्यूम की बात कर रहे थे। हो गया क्या गुड़ गोबर सब कुछ गया? ये है नया चीज यूज करने का नुकसान, हाँ। तो जब हम फर्स्ट केस ले रहे थे वैक्यूम वाला, तो उसमें क्या था? मान लो फेदर है, फेदर के ऊपर भी नीचे तो ग्रेविटी लग रही है और इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं था। हैमर पे भी केवल ग्रेविटी लग रही थी, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं था। बट जब हमने एयर के अंदर बात करी, एयर में, तो एयर में क्या था? एयर में फेदर के ऊपर नीचे डाउनवर्ड में तो लग रहा था ग्रेविटी, हैमर पे भी डाउनवर्ड में लग रहा था ग्रेविटी, बट इन दोनों पे अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रही थी जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू एयर या फिर ड्रैग फोर्स, है ना। एयर द्वारा घर्षण, एयर के द्वारा पैदा किया घर्षण या फिर फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, और उसको ही बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ये कहां पे एक्ट करेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगा उससे अपोजिट।
फ्रिक्शन का भी तो यही सीन है, जिस दिशा में आप मूव करना चाहोगे उसी दिशा में आपके मोशन को रोकेगी फ्रिक्शन। जिस डायरेक्शन में आप मोशन करोगे, सपोज करो मैं अपने हाथ है ऊपर वाला, इस ऊपर वाले हाथ को मैं ट्राई करता हूं इधर मूव करने की, तो फ्रिक्शन क्या कोशिश कर रही है, फ्रिक्शन इज ट्राइंग टू स्टॉप दिस मोशन, फ्रिक्शन इस मोशन को रोकने की कोशिश करती है। बट अब ऐसा ही होगा हवा में गिरती हुई चीजों के साथ। मान लो एक पेज है, इस नोटबुक का मैं कोई एक पेज उठाता हूँ और इस पेज को नीचे गिराता हूँ, मान लो ये ऐसे गिर रहा है नीचे, तो ये भी ऐसे लहराता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाएगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ड्यू टू दैट मोशन दिस थिंग इज एक्सर्टिंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस। तो अब हम ये बात पढ़ क्यों रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने के लिए। पहला था वैक्यूम और दूसरा था एयर। अब मैं आपको बोलता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन है जिसमें केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स लगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हमने फ्री फॉल में देखा था, फ्री फॉल में क्या देखा था कि ओनली ग्रेविटी फोर्स इज एक्टिंग, दिस मींस इट इज ए फ्री फॉल। तो उसमें वैक्यूम वाला जो केस था उसी में केवल ग्रेविटी एक्ट कर रहा था, और बाकी जो एटमॉस्फेरिक एयर था उसमें ड्रैग फोर्स भी था और गैस ग्रेविटी भी था। तो इसलिए ये सेकंड जो केस था दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्री फॉल, यहाँ पे फ्री फॉल में ये नहीं था कंसीडर, बट फर्स्ट केस ये था सही, ये कंसीडर था। तो उसी हिसाब से आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो आप एक चीज अज्यूम करके चलोगे कि ड्रैग फोर्स के कैलकुलेशंस हम अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। दिस मींस कि बाय डिफॉल्ट अगर फिजिक्स की भाषा में सही तरीके से बोला जाए तो बोलेंगे कि वी आर कंसिडरिंग ऑल द इक्वेशंस इन द वैक्यूम, हम वैक्यूम में खाली कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो ये हमारे मन में, जहन में, हमारे दिल दिमाग मस्तिष्क में ये बात होनी चाहिए कि वी आर इन वैक्यूम। बट क्वेश्चन बार बार बोलेगा कि ये बॉल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन एयर फ्रॉम एयरक्राफ्ट गिर रहा है कोई चीजें, ये सब है, तो वो पॉसिबल होगा एयर में ही, बट हम नेग्लेक्ट कर देंगे ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर। एयर की वजह से एग्जर्ट होने वाला ड्रैग फोर्स हम कैलकुलेशन में नहीं लेते। तो फिजिक्स के नजरिए से तो ये वैक्यूम के अंदर की कैलकुलेशन है, बट क्योंकि एयर ड्रैग बहुत कम होता है लो वेलोसिटीज पे, तो हम ये मान लेंगे कि ठीक है यार, ये ड्रैग फोर्स इज नेग्लेक्टेड इन दिस कैलकुलेशन। ठीक, अब प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन कर लेते हैं। फ्री फॉल था, फ्री फॉल था ऐसे गिरती हुई चीज का मोशन, कोई ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रहा है, तो उसको बोला हमने कि दिस इज फ्री फॉल। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट, ये 1D में था, वन डायमेंशन में, अगर 2D में बात करें ऐसे ही मोशन की, तो उसको बोल देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो किसी पॉइंट से जा रहा है और उसी रुको, हाँ, 2D के अंदर ले रहे हैं, मान लो ये 2D में ऐसा लिया, तो 2D में क्या किया, एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट फाइनल पॉइंट है। तो जब इनिशियल पॉइंट आई से लेके ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट एफ तक जाएगा, तो ड्यूरिंग दिस मोशन इफ द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज ग्रेविटी, तो वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, केवल और केवल ग्रेविटी एक्ट करनी चाहिए। पहले ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इस पे रिटार्डिंग फोर्स लगाएगी ग्रेविटी नीचे की तरफ, फिर ये एक मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, फिर उसके बाद इसको एक्सेलरेट कराएगी ग्रेविटी नीचे। ठीक है, तो ऐसा मोशन है जहां पे केवल ग्रेविटी लगे, बट ये 2 डायमेंशन में है, तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो ये पूरी इनकी वो समझते हैं बाय डेफिनेशन, जो अब तक समझा उसको डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन और प्रोजेक्टेड इनटू द एयर, फेंका गया एयर, अब देखो एयर बोल दिया गया, बट हमें पता है कि एफ डी इज नेग्लेक्टेड, ड्रैग फोर्स हम लोगों ने जीरो लिया है, नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू ओनली द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खाली ग्रेविटी उस पर एक्ट करना चाहिए, बाकी कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस थिंग। ठीक, अब बोलेंगे ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ऐसा मोशन कर रहा है, हमारे पिछले केस में क्या था, फुटबॉल थी, फुटबॉल था ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो वो पाथ फॉलो करेगा, ऐसा पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, उस पाथ को बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। पाथ हो गया ट्राजेक्ट्री, ऑब्जेक्ट हो गया प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी देखो, ऐसा मोशन है तो इस मोशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। जो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन आया, जिसको हमने बोला कि सच ए मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस मोशन के लिए। एक तो इनिशियल वेलोसिटी u, कि जिससे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, जिससे आप इसको फेंकोगे, एक तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, जिसको बोला मैंने u। किसी एंगल से इसको थ्रो करोगे
तो उसको बोल दिया प्रोजेक्शन एंगल या फिर लॉन्च एंगल। फिर एक ये मैक्सिमम हाइट जो हमने बताया था कि कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये मैक्सिमम हाइट की कंडीशन में होगा, तो उसको बोल दिया एच मैक्स, कि ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा। हम गेम खेलते थे ना बचपन में, छोटे थे तो क्या खेलते थे कि भैया ये लो तुम्हारे को दी बॉल, मैंने आपको बॉल दे दी, इस बॉल को कौन कितनी ऊंचाई पे फेंकेगा। सच वाज अ गेम ना, हम ऐसा कोई गेम खेल रहे होते थे। तो अब वो गेम ही याद करो कि कितनी ऊंचाई पे जा सकता है, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना अच्छे एंगल पे फेंक रहे हो, कितना ऐसे एंगल पे फेंक रहे हो और कितनी तेज फेंक रहे हो, है ना। तो कितना आप उसको लॉन्च वेलोसिटी दे रहे हो या फिर प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रहे हो, और कितना उसको अच्छा एंगल दे रहे हो, इन दोनों पे निर्भर करता था कि हमारी प्रोजेक्टाइल या हमारी ये बॉल कितनी ऊंचाई पे जाएगी। जो सबसे ऊंची बॉल फेंकता था वो विनर होता था उस केस में। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो जो अच्छे क्वेश्चंस कर पाएगा वो विनर होगा। अब देखो एच मैक्स आई कैन फाइंड आउट, तो वही मैक्सिमम ऊंचाई उसी को बोल दिया एच मैक्स। और तीसरे इसके अंदर चौथी चीज होगी ये कि ये हॉरिजॉन्टल के लोग यानी ग्राउंड के अलोंग कितना ट्रेवल कर जाएगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसको मैं बोल दूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज। और जनरली किताबों में आर से रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं। एक हिडन चीज है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब ये हवा में हो जाएगा और फाइनली जब तक ये गिरेगा नहीं ग्राउंड पे, उसके बीच में जो टाइम रहेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब इसका हाइट नॉन जीरो रहेगा यानी ग्राउंड से थोड़ा भी ऊपर ये जब है ड्यूरिंग दैट मोशन, इनिशियल टाइम इक्वल्स टू जीरो के बाद टी इक्वल्स टू जीरो पे, तो यहाँ स्टार्ट हुआ, टी जीरो के बाद जितना भी समय इसको लगा दोबारा ग्राउंड को टच करने में, उसी टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इन इन पांचों चीज की अब डेफिनेशन देख लो बार बार, कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो जिससे आपने उसको फेंका यू, लॉन्च एंगल क्या जिस एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंगल बना रही थी वो वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या ड्यूरिंग दिस मोशन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दूरी है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जितना समय ये ग्राउंड से ऊपर रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। मैक्सिमम हाइट क्या कि इन बिटवीन दिस मोशन देयर इज सम पॉइंट जहां पे उसकी हाइट मैक्सिमम रहेगी, वो पॉइंट उसकी हाइट को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। तो हमारे पास ये गिने चुने 5 पैरामीटर रहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन होता है? द मोशन दैट इज दैट इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। 2D मोशन का सब टाइप है, और केवल ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही है तो दिस मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें 5-6 चीजें होंगी, ये वी कैन इजीली फाइंड आउट देम। हमें 2-3 चीजें गिवन होगी, कुछ कुछ तरीके से हम बची हुई चीजें निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो जो मोशन मैंने आपको बताया वो इस तरीके का था। यहाँ बॉल देखो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ उसका मैंने बोल दिया पॉइंट ओ। एक एक पॉइंट आएगा मैक्सिमम हाइट का, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। एक पॉइंट आएगा बाद का एंडिंग पॉइंट, इसको पॉइंट बी बोल दिया। तो ये इसकी कहानी है। इस कहानी को नीचे देखो, ऊपर आपको एनिमेशन दिख रहा है, और इन्हीं पॉइंट पे मैंने वैल्यूज ले ली। ये पॉइंट ओ मान लो, ये पॉइंट ए मान लो, और ये फाइनली पॉइंट बी मान लो, ठीक है। तो अब देखो आपने कोई इनिशियल वेलोसिटी यू से उसको फेंका है, कोई आपने उसको वेलोसिटी दी है, वो वेलोसिटी बोल देते हैं यू वेलोसिटी। ये वाली रहेगी हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी बनेगी, ये वेलोसिटी है यू, यू, ठीक है। ये यू वेलोसिटी वो है जिससे मैंने इसको फेंका है, किस एंगल से? एंगल है थीटा। तो अगर मैं इसको ट्राइंगल को पूरा करूं ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्स के अलोंग, दूसरा होगा वाई के अलोंग, ठीक है। तो एक्स के अलोंग होगा उसको बोल देता हूँ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू, और वाई के अलोंग होगा उसको बोल देता हूँ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू। इनको अगर मैं करने लगाऊं सोल्व, तो आप बताओ मेरे को कि जो थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? साइन कंपोनेंट। भाई थीटा के जस्ट सामने वाला साइन थीटा होता है ना, तो ये हो गया यू ऑफ साइन थीटा। थीटा आपको दिख रहा है, हाइपोटेन्यूज यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यू साइन थीटा हुआ। उसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ? यू कोस थीटा। भाई सामने वाला साइन थीटा होता है, जस्ट एडजेसेंट वाला कोस थीटा होता है, बेस कॉस थीटा। कोस थीटा। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है कि यू साइन थीटा क्या है और यू कोस थीटा क्या है। अब देखो यही कहानी इधर इमेजिन करो, कहाँ पे? यहाँ पे, इधर। ये u इनिशियल वेलोसिटी था, इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक तो y के अलोंग ऐसे वर्टिकल अलोंग, क्या लिया? u y।
दैट इज यू साइन थीटा। ये कहाँ से आया, देखो इधर इधर मैंने रिजोल्व करके दिखाया ना आपको, थीटा आपको दिख रहा है, थीटा यहाँ पे है, यू यही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो रहेगा वो रहेगा यू साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल रहेगा वो यू कोस थीटा रहेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ट्राइंगल तो दिख ही नहीं रहा, ट्राइंगल ऐसे देखो भाई, ऐसे दिखेगा ट्राइंगल, ये है, ये हमारा ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, नीचे वाला यू कोस थीटा है, वर्टिकल वाला यू साइन थीटा है, और थीटा ये रहा, इसके सामने वाला यू साइन थीटा, इसके एडजेसेंट वाला यू कोस थीटा। तो आपको ये दो कंपोनेंट आपने ले लिए वेलोसिटी के। अब अब इन दो कंपोनेंट पे आप लोगों को कुछ कुछ चीजें मैं बताता हूं। देखो हम लोगों ने बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ये जानते हैं कि द मोशन इज एक्टिंग ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, खाली ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो ही ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। और ग्रेविटी का मुझे पता है कि इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी हमेशा और हमेशा केवल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब मैं सेफली बोल सकता हूं कि देर इज ओनली वन एक्सेलरेशन एंड दैट टू इज इन द वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन खाली ऐसा डायरेक्शन है जहां पे मेरा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक्स डायरेक्शन कह लूंगा, एक्स डायरेक्शन कह लूंगा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो मेरा नेगेटिव वाई में है। तो इसके अलावा कोई भी और डायरेक्शन लोगे उसमें कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो देर इज सिर्फ वाई के अलोंग फोर्स एक्सर्टेड है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्स के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं है। तो टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या स्टेट ऑफ मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की, तो यू नीड सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स टू डू दैट। बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स लगा हुआ होना चाहिए, तभी आप रुकी हुई चीज को चला सकते हो, तभी आप यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती हुई चीज को रोक सकते हो। देर इज ओनली दीज टू पॉसिबिलिटीज। तो देखो कोई गाड़ी रुकी है, आप बिना धक्का मारे उसको चला नहीं सकते, या फिर कोई चीज ऐसे लुढ़कती हुई आ रही है तो उसको रोकने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है। आपको मैं बताता हूँ कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यानी जो दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट है, उस एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या उसमें वेलोसिटी में चेंज आ सकता है उस एक्सिस के अलोंग? नहीं आएगा। जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी यू कोस थीटा, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, थ्रू आउट द मोशन यू कोस थीटा ही रहने वाला है, जो स्टार्टिंग में था वही फाइनल तक वही रहेगा। तो एक्स डायरेक्शन में देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बात दिल दिमाग मस्तिष्क में घुसा लो कि ये बात यही रहेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आएगा वेलोसिटी में। तो इनिशियल वेलोसिटी इज यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, एवरीवेयर इट इज यू कोस थीटा। यहाँ भी यू कोस थीटा है जी, यहाँ भी यू कोस थीटा, यहाँ भी कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स ले लो तो हर पॉइंट के ऊपर यू कोस थीटा ही रहने वाली है। तो आई कैन बी अश्योर्ड ऑफ दैट थिंग। अब देखो इनिशियली वाई डायरेक्शन में, यानी इनिशियल यू वाई, दैट वाज यू साइन थीटा। अब यू साइन थीटा को चेंज करने वाला होगा एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन को क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है, ऐसा एक्सेलरेशन है जो केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को चेंज करेगा। पहले इनिशियली इट वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन और ग्रेविटेशन नीचे था, तो ग्रेविटी क्या करेगा? ग्रेविटी विल ट्राई टू रिड्यूस द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। आपने किसी वर्टिकल वेलोसिटी से उसको फेंका, तो वर्टिकल कंपोनेंट विल कंटिन्यूअसली ट्राई टू डिक्रीज इटसेल्फ अंटिल इट बिकम्स जीरो, और वो जीरो ऐसे पॉइंट पे जाके बनेगा जहां पे मेरा मैक्सिमम हाइट है। इस चीज को फील करो। इनिशियली देखो बेटा, इनिशियली ये यू साइन थीटा था, तो ऐसे जाएगा धीरे 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 स्लो डाउन होता जाएगा, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा ये जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम जीरो। क्यों? क्योंकि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि आप उसको ऊपर और उसको ले जा ही नहीं सकते भाई, वेलोसिटी जीरो होना ही जरूरी है ना। अगर इसमें वर्टिकल कंपोनेंट कुछ बचा हुआ होता तो फिर थोड़ा और ऊपर जाता है, तब तक जाता, तब तक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट बिकम जीरो। एक ऐसा पॉइंट आएगा धीमे धीमे स्लो डाउन होते होते मैक्सिमम हाइट पे आ गया ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को बोल दिया हाइट, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, यानी पॉइंट ए बोला हमने इस केस में, और इस पॉइंट की हाइट को बोल दिया एच मैक्स। ठीक है, यहाँ पे वाई कंपोनेंट है वो जीरो है, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जीरो, और एक्स कंपोनेंट तो यू कोस थीटा ही था, वो एकदम संत महात्मा आदमी है, इसको कोई नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि फोर्स ही नहीं एक्ट कर रहा है, यू कोस थीटा, इधर भी यू कोस थीटा है, सब चल रहा है। देन इन द अब ए के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी होगी जीरो, फिर क्या होगा?
अब जीरो हो गई है लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही लगता जा रहा है, तो ये क्या करेगा, अब जीरो हुई हुई वेलोसिटी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, पहले ऊपर गया फिर नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। अब नीचे गिरते गिरते वो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, दैट विल ट्राई टू एक्सेलरेट दिस थिंग, वो उसको एक्सेलरेट करता चला जाएगा, नीचे गिराता ले जाएगा। तो ये वेलोसिटी बढ़ते 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 जब तक ये पॉइंट बी पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो माइनस यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। यानी जिस वेलोसिटी से आप चले थे अपवर्ड मोशन में, वही वेलोसिटी आपने गिरते गिरते पा ली जब तक आप दोबारा ग्राउंड लेवल पे आए। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकला, देखो दो तीन ऑब्जर्वेशन है, मैं बता देता हूँ, बाद में बार बार आते रहेंगे वैसे। ऊपर गए यू साइन थीटा से, ठीक है, ऐसे चलते गए, फिर ये जीरो हो गया यू वर्टिकल कंपोनेंट, इसके बाद ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, दिस मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। अब फिर क्या करेगा, नीचे जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और यहाँ जब तक बी पे आएगा तो उल्टा हो जाएगा, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाने की चेष्टा करी थी, स्टार्टिंग हुई थी यू साइन थीटा, उसके जस्ट विपरीत यानी माइनस ऑफ यू साइन थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जब तक आप दोबारा ग्राउंड पे आओगे। हॉरिजॉन्टल सेम था यू कोस थीटा यू कोस थीटा यू कोस थीटा, बिकॉज देयर वाज नो एक्सेलरेटिंग फोर्स इन दी एक्स डायरेक्शन, दाएं से बाएं यानी लेफ्ट टू राइट वाली जो एक्सिस थी उसमें कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, दैट्स व्हाई देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, द ओनली चेंज दैट इज प्रेजेंट इज अलोंग द वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में केवल ऊपर से नीचे जो दिशा है उसमें ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, और वो माइनस जी के बराबर है, वही इसको पहले स्लो डाउन करेगा फिर एक्सेलरेट कर देगा फिर स्लो डाउन करेगा। ऐसा ही तो हमने देखा था फ्री फॉल में, फ्री फॉल में क्या था, ऑब्जेक्ट नीचे से चला, मान लो मैंने प्रोजेक्ट किया ऊपर, तो धीरे 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 स्लो डाउन हो गया, फिर एक पॉइंट आया जब मैक्सिमम हाइट आई, फिर उसके बाद नीचे गिर गया। तो यही हो रहा है, बट इसके साथ साथ आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी मिल रही है। बस ये दो मोशन अगर आपस में सुपर इम्पोज हो जाए तो उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की फिजिक्स हम लोगों को समझ आ गई कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें यू गिवन होगा, वेलोसिटी कितने कितने से फैक्टर, थीटा आपको गिवन होगा, ये दोनों चीजें आपको दे दे तो आपके पास तीन पैरामीटर बच गए, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक रेंज कितना है, और एक मैक्सिमम हाइट कितनी है, यानी कि कितना टाइम लगेगा, कितना वाई में मूव करेगा, कितना एक्स में मूव करेगा। एक्स में मूव करने वाले को रेंज बोलते हैं, वाई में मूव कर रहा है उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और कितना टाइम लगा रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब हमारा एम रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट के लिए इक्वेशंस डिराइव करना। क्यों, क्योंकि बाकी चीजें तो हमें दे दी जाएंगी ना। और अब हम क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ बढ़ेंगे, पहले इन तीनों को डिराइव करेंगे, उसका तरीका बताऊंगा कैसे होगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का फंडा सबको समझ आया, यस और नो बोलो, जिनको समझ आया यस बोलो। यस सर। यस सर। ना ठीक, सुनिधि को डाउट है, सुनिधि दीवान डाउट है बेटा, पूछ लो। नो सर। ठीक है ठीक है, अब आपको मोटा मोटा समझ आ गया कि हो क्या रहा है। अब जो चित्र वहां था वही यहाँ पे ड्रॉ है, देखो पॉइंट ओ से मोशन स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ए है, और मैं जो फिर दोबारा ग्राउंड पे आ गया पॉइंट बी है। तो ग्राउंड से चले और बाकी दोबारा जाके ग्राउंड पे ही हम गिर गए, तो दिस मीन्स इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी ग्राउंड से चलकर ग्राउंड तक ही आने वाला ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब देखो टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल यूज, अब एक चीज और ध्यान रखो आप लोग, एक चीज और ध्यान रखो, थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग एक ही इक्वेशन जो है बार बार यूज करेंगे, जो हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, तीन इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को है ना एकदम दिल दिमाग मस्तिष्क खून तक में मिला लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यही इक्वेशन यूज होगी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे और जो हमें चाहिए वो हर चीज इसी इक्वेशन से मिलने वाली है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितनी देर मेरा जो प्रोजेक्टाइल था, प्रोजेक्टाइल का मतलब वो ऑब्जेक्ट जो एक पैराबोलिक ट्राजेक्टरी पे मूव कर रहा है, यानी एक पैराबोलिक पाथ पे मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो जब मैं इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर ये अबव ग्राउंड रहा वो निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई, यू कैन अप्लाई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग खाली यूज करोगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है, तो इनको आप किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग यूज कर सकते हो, किसी कर्व्ड पाथ पे यूज नहीं कर सकते। बट स्ट्रेट लाइन, इस कर्व्ड पाथ के दो प्रोजेक्शन हो सकते हैं ना, एक तो वाई एक्सिस के अलोंग ऐसा,
कि कुछ मोशन ये y के अलोंग कर रहा है, फिर एक x के अलोंग, ऐसा प्रोजेक्शन, तो एक x के अलोंग, इन दोनों मोशन को कंबाइन करके ही ये ग्राफ बना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू अप्लाई दीज स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वेशंस अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो पहले क्या कर रहा हूं, पहले बिटवीन पॉइंट o एंड a, बिटवीन पॉइंट o एंड a s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगा रहा हूं केवल और केवल y डायरेक्शन के पैरामीटर्स पे। तो देखो, आई वांट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन बिटवीन पॉइंट o एंड पॉइंट a, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन टाइम्स t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू y डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ओ, पहले वाला पॉइंट, उस पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, देखो पॉइंट ओ के ऊपर y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। क्यों, क्योंकि बेटा हमने यहाँ ट्राइंगल बना के दिखाया था ना आपको कि दिस इज थीटा, इसमें y डायरेक्शन जो y कंपोनेंट है वो u साइन थीटा के बराबर होगा, और इसी का x कंपोनेंट u cos थीटा के बराबर होगा। u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, बट u साइन थीटा घटते घटते जीरो हो जाएगा, फिर वापस बढ़ते बढ़ते माइनस u साइन थीटा हो जाएगा। यही हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। अब केवल हम वैल्यूज पुट करेंगे और मजा पा जाएंगे इन तीन इक्वेशंस का। देखो u y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनिशियल पॉइंट पे u y बोल दिया, और वो मुझे पता है u साइन थीटा के बराबर है, वैल्यू डाल दी। t इज द टाइम, तो टाइम क्या है, पॉइंट o से शुरू हुए और पॉइंट b पर पहुंच गए, तो टोटल टाइम ही बोल देंगे ना इसको, कि कितनी देर हवा में रहा, कितनी देर अबव ग्राउंड रहा, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको मैंने कैपिटल T से रिप्लेस कर दिया। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या था, माइनस जी के बराबर था, तो मैंने उसकी जगह माइनस जी रख दिया ए की जगह, तो ये माइनस आ गया और जी यहाँ पे आ गया, हाफ हाफ ही रह गया, टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, क्योंकि पूरे के पूरे मोशन की बात हो रही है। दिस मीन्स इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको सोल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये आपको मिल जाएगा। इसको बोलेंगे पहली इक्वेशन, ये याद करनी है, कंठस्थ होनी चाहिए एकदम, मेमोराइज। इसके बाद आप मेरे को एक डाउट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन बताएगा, देखते हैं कौन बच्चा ध्यान से सुन रहा है। एस वाई की वैल्यू, जो एस वाई था वो मैंने जीरो क्यों रख दिया, वाई दिस एस वाई इज पुट, इसकी वैल्यू मैंने जीरो क्यों पुट कर दी, कोई बताएगा, वाई इज दिस सो। हाँ जी, कोई बोल रहा है। देखो पॉइंट ओ और पॉइंट ओ, एक सेकेंड में इसमें वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ, कहाँ गया मेरा माउस, अरे कर्सर ही गायब हो गया। वाह जी वाह, यार ऐसा क्यों कर रहा है ये माउस मेरे, अच्छा ओके, मेरा पेन उस पर रखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग दिस इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए। तो मुझे ये बताओ कि वाई हैव टेकन एस वाई इक्वल टू जीरो, एस वाई की वैल्यू जीरो क्यों ली मैंने। एस वाई का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, मे बी नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दीक्षा ने बताया कि सर मे बी वहां पे वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। देखो, इनिशियल पॉइंट था पॉइंट ओ, फाइनल पॉइंट इज पॉइंट बी, पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस कोई डिस्प्लेसमेंट है भाई। देखो यहाँ पे हाइट क्या था, जीरो था, जब बी पे गए था तब हाइट क्या है, जीरो। तो लौट के बुद्धू घर को आए, पहले गए ऊपर गए फिर गिर गए, मतलब जीरो पे ही थे और जीरो पे ही रह गए। तो वाई के अलोंग तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हाँ, एक्स के अंदर हुआ है, एक्स के डायरेक्शन में हुआ है, बट वी आर कंसीडरिंग ओनली अबाउट वाई एक्सिस।
तो y एक्सिस के अबाउट हम कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस मींस डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट A इज नथिंग बट 0। तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 रखा, और इसको 0 रखने के बाद आपको सोल्व करने के बाद एक फॉर्मूला मिलेगा t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन z। अब सिमिलरली एक और इक्वेशन यूज करके हम एच मैक्स निकाल सकते हैं। अब एच मैक्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट ओ ए पे, तो डेफिनेटली हम पॉइंट ए लेने वाले हैं। बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए आई विल ट्राई टू अप्लाई इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन यूज करूंगा तो मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट क्या है, ओ एंड ए में फाइनल हो गया ये वाला, तो फाइनल पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 है जी। क्योंकि ये इसके y डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही होती तो दिस वुड नॉट हैव बीन द फाइनल पॉइंट, इससे ऊपर भी कोई ऐसा पॉइंट रहता जहां पे हम जाते, बट अब इससे ऊपर नहीं जा रहे, तो ये y डायरेक्शन वेलोसिटी 0, तो आप vy की वैल्यू यहाँ 0 रख दो। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या था, u sin थीटा के बराबर था, तो उसको रख दिया u sin थीटा। u sin थीटा का पूरे का स्क्वायर होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई। 2 इंटू ए वाई इज माइनस जी, तो माइनस जी रख दिया। एस वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बिटवीन ओ एंड ए, उसको बोलते हैं एच मैक्स, तो मैंने एच मैक्स ही रख दिया वहां पे ताकि मैं एच मैक्स की वैल्यू निकाल सकूं। ऑन सिंप्लीफिकेशन आई विल गेट ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो एच मैक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इक्वेशन नंबर 2 है जो आपको याद करनी है। अब ये हमने देखा अब तक वर्टिकल में, अब देख लेते हैं एक बार हॉरिजॉन्टल, यानी लेफ्ट टू राइट इस वाले एक्सिस पे क्या हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ भी कुछ हो रहा है, वी कैन फाइंड आउट। देखो पॉइंट ओ से चला ऑब्जेक्ट, ऐसे गया गया, अरे पॉइंट ओ से चला ऐसे गया 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 और यहाँ आके गिर गया, तो इसने एक्स डायरेक्शन के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, उसी को मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल रेंज। इसी दूरी को मैंने बोला था कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है, आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इन है ना, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी मुझे पता चल गया, टाइम ऑफ लाइट मुझे पता चल गया, टाइम तो दोनों के लिए बराबर होगा, चाहे वो एक्स में लो चाहे वाई में लो। क्यों, क्योंकि जब ओ से चल के बी पे गिरा तो एक ही साथ गिरा ना भाई, ओ से चला और बी पे गिर गया, सिंपल सी बात है, जितना टाइम लगा वो वाई में भी उतना ही लगेगा, एक्स में भी उतना ही लगेगा। तो टाइम ऑफ लाइट की इक्वेशन तो नंबर 1 मुझे मिल गई। अब मुझे वेलोसिटी अगर पता हो एक्स डायरेक्शन में, तो कैन आई फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट r यानी कि रेंज इन r एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एक्सिस टाइम ऑफ लाइट, तो ux इंटू टी कर देंगे। इसको करने के बाद आप सिर्फ वैल्यूज पुट कर दो किसकी, ux की। ux क्या था, u cos थीटा के बराबर, कहाँ से, यहाँ से u cos थीटा, तो u cos थीटा रखा ux को, टाइम ऑफ लाइट की वैल्यू यहाँ से उठाई 2u sin थीटा अपॉन g। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 sin थीटा cos थीटा को आप लिख सकते हो sin 2 थीटा, एंड u इंटू यू को लिख सकते हो u स्क्वायर। तो रेंज की वैल्यू आपको मिली u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो तीसरा फॉर्मूला आपको मिल जाता है ये वाला, r इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये तीसरा फॉर्मूला है जो आपको रटना है, रिमेंबर। तो इन तीनों फॉर्मूला के बेसिस पे आपको विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि थीटा ये है, वैल्यू बता दो वेलोसिटी की, वेलोसिटी थीटा ये है, रेंज बता दो, हाइट बता दो, टाइम बता दो, वो सब तरीके के प्रॉब्लम आपको इन तीनों बेसिस पे मिलने वाले हैं। तो इसके बाद सर्वप्रथम प्रॉब्लम हमारा आपके डिस्प्ले पे है, आप इसको ट्राई करो। फॉर हेल्पिंग यू आई वुड ट्राई टू राइट द फॉर्मूलाज, जिनको फॉर्मूले याद नहीं है वो यहाँ से देखो, बाकी क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ मुझे। पहले t इक्वल्स टू लिख देता हूं, तीनों फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो आपको उपयुक्त लगे वो यूज करो। टेल मी द वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेल मी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करना जी। एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर, इट्स रेंज इज 200 मीटर। रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज 200 मीटर दे दिया।
टाइम ऑफ लाइट टी की वैल्यू दे दी 5 सेकंड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 दी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको निकालना है। बेहद सिंपल सवाल है, बेहद, बस थोड़ा सा एक बार सोचोगे ध्यान से आ जाएगा। शाबाश, कुछ बच्चे बेहद बहुत मेहनती है हमारी क्लास में, उनका आंसर लगभग हर समय मिलता है, उम्मीद भी रहती है ऐसे बच्चों से, है ना, मजा आ जाता है पढ़ा के भी। शाबाश बेटा, ट्राई करो बेटा, सबका आंसर आएगा, ये कोई कठिन सवाल नहीं है, बेहद आसान सवाल है, उम्मीद है आप सब लोग इसका आंसर दे पाओगे, है ना, बस ट्राई कर लो एक बार। और इसमें तो मैं बताऊं, एक और हिंट दे देता हूँ, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, मैंने आपके लिए बस लिख दिए हैं ताकि आपको ये भरोसा रहे कि चलो फॉर्मूले तो याद है मुझे, मतलब ऐसा रहे कि फॉर्मूले मेरे सामने लिखे हुए हैं, तो आप ऐसे होपलेस फील ना करो कि फॉर्मूलों के बिना क्या होगा। तो फॉर्मूले केवल इसलिए लिख दिए हैं, बट बिना फॉर्मूलों के होगा ये, बिना फॉर्मूलों के होगा ये क्वेश्चन, है ना, जिनका आंसर आ जाए बताना। देखो हॉरिजॉन्टल ही रेंज दिया है और टाइम दिया है, तो और मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी है, तो केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, खाली उससे ही हो जाएगा ये। ट्राई करो सब लोग, एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, है ना। आया किसी का आंसर बेटा? शाबाश भाई, मजा आ जाता है यार तुम में। 12 स्टूडेंट्स, बेटा बताओ ए बी सी या डी, चैट बॉक्स में बताना। मेरी क्लास तुम लोगों के साथ, अभी तुम ना ताड़ के पेड़ पे मत चढ़ जाना, बोलते हैं ना ताड़ के पेड़ पे चढ़ गए, है ना, ऐसा नहीं होगा, तो मैं तुम्हारी बढ़ाई कर देता हूँ थोड़ी सी, कि मेरी क्लास तुम्हारे साथ होती है लेट नाइट बिल्कुल, है ना, बट फिर भी एनर्जेटिक होता हूँ मैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोग आंसर देते हो, बस इतना सा फर्क है। शाबाश, शाबाश भाई, शाबाश, मजा आ गया, ठीक है, शाबाश। देखो ऐसे ही आंसर देते रहे ना तो मजा आ जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर है, लगे रहोगे सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। कुछ बच्चे तो मुझे दिख रहे हैं, पहले ही दिख रहे हैं कि ये लोग तो होने वाले हैं सेलेक्ट ना, तो बस ऐसे ही करेंगे, फास्ट फास्ट रिवीजन करेंगे, कुछ और प्लान करेंगे, देखते हैं क्या रहेगा। अगर बच्चों की स्ट्रेंथ कम रही तो हम क्या कर लेंगे कि कुछ बैचेस में बेहद कम स्ट्रेंथ है, तो हम उन टाइम स्लॉट्स को भी यूज करके रिवीजन सेशन स्टार्ट कर देंगे ना। जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको तो फायदा होना ही चाहिए यार। अगर सोचो मैं एक चैप्टर के 10 क्वेश्चन कराने के बजाय 50 करा दूं, फायदा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. होगा ना? Yes, sir.
भाई क्लास में ही 50 या 100 क्वेश्चन हो गए तो फिर क्या बचेगा तुम्हारे लिए? थोड़ा सा हलवा बचेगा, खुद खा लेना घर पे जाके, वो भी क्वेश्चन सेट हम आपको दे देंगे, शाबाश। अगर ऐसे क्वेश्चन देते रहोगे तो मैं तुम्हारे बैच के लिए अलग से ही मतलब कुछ करने लग जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। चलो बेटा, अब सिंपली इन तीनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो जी, पॉइंट ओ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ, ऐसे गया किसी मैक्सिमम हाइट पे और फिर आया नीचे, ये पॉइंट बी पे आके रुक गया, ये पॉइंट ए था। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इट्स रेंज इज 200 मीटर, कि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में जो है वो 200 मीटर के बराबर है। तो यानी पॉइंट ओ से पॉइंट बी की दूरी एक्स डायरेक्शन के अलोंग 200 मीटर है। टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड्स है, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड दिया है। और मेरे से पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? अलोंग एक्स, एक्स के अलोंग ही वेलोसिटी का कंपोनेंट पूछा है, यूएक्स, यूएक्स की वैल्यू बताओ। तो जब डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के अलोंग दिया है, टाइम भी मुझे एक्स के अलोंग दिया है और वेलोसिटी भी एक्स के अलोंग पूछी है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट सिंपली यूज कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिर्फ इसका यूज करूंगा। अब वेलोसिटी क्या है जी? वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 200 मीटर, और टाइम क्या है? 5 सेकेंड। तो इसको सोल्व करने के बाद मुझे मिलेगा 200/5 एंड दैट इज, बोलो, 40 40 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी मैक्सिमम बच्चों का सही है, शाबाश। ठीक है जी, अब देखो ये आ गया ना सबको समझ? yes sir हाँ जी, Yes. अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया है। अब सिंपल तरीका तो था वो ये था, अगर किसी को फॉर्मूले से ही करना है तो लंबे तरीके से कर लो, वो इसका सॉल्यूशन यहाँ डाल दिया है, ठीक है। लेकिन ये तरीका एग्जाम में ना इस्तेमाल करो तो अच्छा है, सिंपली आप क्वेश्चन को अगर एक बार समझ जाओगे तो फिर सीधा सीधा सब कुछ दिखने लगेगा, है ना। चलो अब चलते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन और करो, क्वेश्चंस ये वाला करो, एक बार ट्राई करो, जिनका आ जाएगा हैंड रेज करना, फिर हम बताएंगे। देखो क्या पूछा है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद ए स्पीड वी नोट, वी नोट से प्रोजेक्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी जो प्रोजेक्शन की है वो वी नोट दे दिया आपको, एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल इज द प्रोजेक्शन एंगल, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, एक साइक्लिस्ट चलता है जहां से मैंने प्रोजेक्ट किया बॉल को, एम क्या लेके चलता है कि उसको बॉल कैच करनी है। अब कैच कब कर पाएगा? जब वो दोबारा से ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, यानी समवेयर नियर पॉइंट बी, पॉइंट बी के आसपास। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है जी। यहाँ से बॉल को फेंका आपने, ऐसे जाएगी पहले, फिर दोबारा से किसी हिट करने वाली होगी पॉइंट बी पे। तो ये जब साइकिलिस्ट जो यहाँ से साइकिलिंग करता हुआ ऐसे जाएगा, उसका एम ये रहेगा कि जैसे ये पॉइंट बी पे पहुंचे तो वो इसको कैच कर ले, है ना, तभी तो कैच कर पाएगा। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वी नोट के बराबर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दे रखा है। अब ये पूछा है कि कितने थीटा पे फेंका जाए,
और साइक्लिस्ट की वेलोसिटी आपको दे दी है v0/2, v0/2 से साइक्लिस्ट चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अब आप बताओ कि कौन सा एंगल होगा जिसपे आप इस बॉल को फेंक दो तो ये दोनों जाके एक साथ मिल जाए पॉइंट बी पे, है ना? तो वो मुझे बताओ। कंपोनेंट होगा कोई सा, जो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। क्यों? क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है इसका ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में, वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। जो चेंजेस आ रहे हैं खाली वर्टिकल में आ रहे हैं। तो जब ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से बी की तरफ जाएगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। और क्योंकि साइक्लिस्ट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है तो इन दोनों का एक साथ पहुंचने का केवल और केवल एक ही चांस है कि ये दोनों इक्वल वेलोसिटी से मूव करते रहें, है ना? ना तो एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में है और ना ही इस साइक्लिस्ट के मोशन में एक्सेलरेशन है। तो जो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी v0/2 है तो हमारे पास केवल और केवल एक ही तरीका ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर ऊपर चलते रहे। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसके जस्ट नीचे यहाँ कहीं साइक्लिस्ट होगा, फिर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया तो उसके जस्ट नीचे कहीं यहाँ साइक्लिस्ट होगा, फिर यहाँ पहुंचेगा तो उसके जस्ट नीचे यहाँ कहीं साइक्लिस्ट होगा। तो दीज आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। तो क्या होगा, मान लो धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है अपने ट्रेजेक्टरी पे और साइक्लिस्ट नीचे साइकिलिंग करता हुआ जा रहा है, तो जब ये बी पे मिलन करेंगे, बी पे जाके मिल जाएंगे, यानी कि साइक्लिस्ट उसको कैच कर लेगा बॉल को। तो इसकी पॉसिबिलिटी केवल और केवल ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ux इज इक्वल टू v0/2। और ux क्या होता है वही ट्रायंगल याद करो आप लोग। पहले आंसर बताओ सब लोग, क्या आंसर आया बेटा? ABCD चैट बॉक्स में बताओ। सर ए। हाँ, ऑप्शन ए बेहद सही आंसर है। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो अब मैंने आपको वेलोसिटी यू बताई थी, देयर इज एंगल थीटा। अब थीटा एंगल है तो ये वाला क्या था, यू साइन थीटा था जी, और ये था यू कोस थीटा। बार बार इसको देखेंगे ये रट जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट की बात हो रही है, ये किसके इक्वल है, v0/2। और ये u की जगह मेरा v0 था, ठीक है? तो ये v0 साइन थीटा हो गया, ये v0 कोस थीटा हो गया। तो मुझे पता चला कि v0 कोस थीटा इज इक्वल टू v0/2। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी बराबर होना ही एक संभावना पैदा करती है कि ये दोनों जाके पॉइंट बी के ऊपर मिलन कर ले या पॉइंट बी के ऊपर जाके साइक्लिस्ट उस बॉल को कैच कर ले। दिस इज द ओनली पॉसिबल सिनेरियो। यहीं पे केवल संभावनाएं एग्जिस्ट करती हैं, ये दोनों एक साथ जाके मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस साइक्लिस्ट। तो लिख दिया जी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, जो दाएं बाएं यानी लेफ्ट टू राइट वाला कंपोनेंट है उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है? और बाकी बाकी बच गया क्या, बाकी बच गया वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल ये दाएं से बाएं वाला कंपोनेंट है, उसको बोलने v0 cos थीटा और वही इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट के बराबर। बस इतना आ गया तो आपको पता चला v0 से v0 को उड़ा दो। दिस मींस cos ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा एंगल रहे प्रोजेक्शन का जिसपे आपकी वेलोसिटी जो है, मतलब जो साइक्लिस्ट कैच कर ले। कैच तब करेगा जब दोनों की वेलोसिटीज बराबर होंगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो साइक्लिस्ट तो केवल हॉरिजॉन्टल में ही चल रहा था यानी v0/2, और प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है v0 cos थीटा के बराबर होगा। तो v0 cos थीटा इज इक्वेटेड टू v0/2। v0 cos थीटा को बराबर के निशान के साथ इक्वेट कर दिया v0/2 के बराबर। तो दोनों साइड काटा तो हमें मिला cos ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/2। तो थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स 1/2 और इससे मुझे मिलेगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में पूछा था क्या वो साइक्लिस्ट उसको कैच कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, बट कितने एंगल पे, जब आप 60 डिग्री के एंगल पे v0 वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करोगे प्रोजेक्टाइल को, तो वो प्रोजेक्टाइल तब वो जाके साइक्लिस्ट उस बॉल को कैच कर पाएगा। ओके Yes. इसकी अंग्रेजी और इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, पढ़ लेना। जिनको नहीं आया वो लोग सोल्व कर लेना, फिर भी कभी डाउट आए तो क्लास में आना पूछना, ठीक है? इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है किसी में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, इसके लिए फुल आजादी है ना? तो वो लोग हम ट्राई करेंगे, बट जेन्युइनिटी आपकी साइड से भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सर आप ही सब कुछ करा दो मैं कुछ नहीं करूंगा। आप लोग ट्राई करके आओ फिर मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, है ना? तो आज की कक्षा में आई थिंक वी शुड वाइंड अप टुडे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है आगे करने का। सही चल रहा है सब तो।